मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम लोगों ने 9.2 स्टार्ट करनी है, जो कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इजी और छोटी सी एक्सरसाइज है। जस्ट 7 क्वेश्चन है, उनके भी कोई पार्ट्स नहीं है, सिंपल एक एक क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल फिगर आ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। हमें एक पी ऑफ एक्स यानी एक पोलिनोमियल दिया है, इज फिटेड टू दिस डाटा। उसके बाद हमें कहा गया है कि हम लोगों ने 5 मंथ की सेल को ऑब्जर्व करना है। अभी जो 5 है हमारे पास, हम लोगों ने इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं एक्स के, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास 5 मंथ है वो किसके इक्वल आ गया है, एक्स के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं 240 यूनिट्स। जो हमारे पास, इसको देखते हुए हम लोगों ने फाइंड करना है परसेंटेज एरर, एरर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो एरर की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एरर फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम लोग उसकी परसेंटेज की तरफ आएंगे। चलते हैं भाई, सबसे पहले एरर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी परसेंटेज की तरफ आते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल आ गया है, 5 के। अब हम लोगों ने इसको पुट कर देना जिस तरह हम लोग पिछली क्वेश्चन में करते आए हैं, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। पी है, यहाँ पे x की जगह 5 आ गया। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पे हम लोगों ने 5 को पुट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 5 माइनस 3। 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125 प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। इधर आप लोगों ने लिख लेना है 50 प्लस 5 माइनस 3 आप लोगों के पास आ गया। हम लोग इसको पूरी को डायरेक्टली लिख लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे। 125 प्लस 50 प्लस 5 माइनस 3, ये आप लोगों के पास इक्वेशन आप लोगों के पास क्या आ रहा है 177। इधर आप लोगों ने लिख लेना है पी ऑफ 5 आपके पास किसके इक्वल आया है 177। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पहले एरर और फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज, बिकॉज जब तक एरर फाइंड नहीं होगा उसकी परसेंटेज फाइंड नहीं हो सकती। एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आप लोगों के पास कितने आप लोगों के पास यूनिट्स गिवन थे 240, आप लोगों ने 240 यूनिट्स में से इस वाली इक्वेशन को, इस वाले टर्म को जो आप लोगों ने फाइंड आउट की है पी ओ 5 की, माइनस कर देना है। ठीक है जी, 240 में से इसको माइनस करेंगे 177 को, तो हमारे पास आ जाएगा 240 माइनस 77 177 63 हमारे पास आ रहा है। तो एरर हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास 63 है। अब हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जब आपने किसी भी चीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो टोटल टर्म जो आप लोगों के पास आ गई है, पहले आप लोग ये देखिए आपका एरर कितना है, यहाँ पे आप लोगों ने एरर लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने देखना कि आपके पास टोटल टर्म कितनी है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होती है। तो वो आपके पास क्या आई है 240, आप लोगों ने इधर लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना होता है 100 के साथ। अब आप लोग देखें जी, ये हमारे पास 0 इस 0 से क्या हो गया कैंसिल। 63/24 है हमारे पास, 63/24 मल्टीप्लाई बाय 10 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी 26.25। सो परसेंटेज हमारे पास किसके इक्वल आई है 26.25 हमारे पास परसेंटेज है, और यही हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, यहाँ पे भी आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है। मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को नहीं बताती, बिकॉज हम लोग जस्ट मेन चीजें पढ़ते हैं, इतना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नंबर 3rd वीक दिया हुआ है। 3rd वीक का मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। रिमाइंडर थ्योरम का हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास 22 यूनिट्स है, और कैलकुलेट हमने करना है प्रिडिक्शन एरर। इधर हम लोगों ने एरर को फाइंड आउट करना है, परसेंटेज को नहीं। इधर हम लोगों ने एरर को फाइंड आउट किया था, उसके बाद परसेंटेज को फाइंड आउट किया था, क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए एरर को फाइंड आउट करना जरूरी था। लेकिन इधर हम लोगों को जस्ट एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज को फाइंड आउट नहीं करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स को इक्वल कर देना है सबसे पहले 3 के, और जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर डब्ल्यू आ रहा है, सॉरी इधर हम लोग डब्ल्यू लिख लेंगे। ठीक है जी, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डब्ल्यू की जगह 3 लिख लेना है,
3 का क्यूब आ गया -2 है, इधर भी आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर आ गया +5 है, इधर 3 आ गया एंड -4 है। 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस यहाँ पे आपके पास इसका स्क्वायर क्या होता है 9, तो 2 9 क्या होता है 18, प्लस आपके पास है 5 3 15 -4। इसको हम लोग जो है वो अपने कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं पूरी टर्म को। 27 -18 प्लस 15 एंड -4, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है 20 के। सो डी और 3 हमारे पास किसके इक्वल आया है 20 के। अब हम लोगों ने एरर फाइंड आउट कर लेना है, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आप लोगों को टोटल गिवन होते हैं, हमें कितने यूनिट्स गिवन थे 22, तो हम लोगों ने इधर लिख लेना है 22, और उसमें से आप लोगों ने जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया होता है उसको माइनस कर देना होता है, तो इधर हम लोग माइनस कर देंगे 20 को। सो एरर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा 2 हमारे पास हमारा यहाँ पर एरर आ रहा है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट हम लोगों ने एरर फाइंड आउट करना था, परसेंटेज को हमें कहा ही नहीं था, तो हम लोग परसेंटेज को भी यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है b इंटू जी, ये जी की वैल्यू दी गई है, फिर हमें कहा गया है यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को हम यूज करें, जबकि हमारे पास बेसिकली फैक्टर थ्योरम होता क्या है कि जो आप लोगों के पास रिमाइंडर होता है वो जीरो के इक्वल है। हमें कहा भी है फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरो ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जीरो को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए जी भाई, इस इक्वेशन को जो कि आपके पास क्या है z2 - z - 2, ठीक है जी, इसको हम लोग z2 - z - 2 को इक्वल कर लेते हैं 0 के। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों ने इसके फैक्टर बना लेने हैं। दो ऐसे नंबर देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आप लोगों के पास 2 आता है, और उन्हें 2 को माइनस करवाने से भी आप लोगों के पास 1 आता हो। अब देखें जी, सबसे पहले अगर हम लोग लिखें 2z से हम लोग ऐसा क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास 2 भी आ जाए मल्टीप्लाई करने से उन दोनों नंबर्स को, और 1 भी आ जाए। तो अगर हम लोग ऐसा z लिख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, z का स्क्वायर आ गया -2z। जब आप लोगों ने किसी भी नंबर को माइनस करना होता है ना, तब आप लोगों के पास यहाँ पर साइन चेंज होने चाहिए। माइनस करना है आप लोगों को कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आ जाए, इसका मतलब है जो फैक्टर आप लोग बनाएंगे उनमें से आप लोगों ने दो नंबर्स को ऐड नहीं माइनस करना है। वरना अगर यहाँ पे प्लस है तो आप लोग उनको प्लस करोगे। मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग खुद ही देखोगे कि मल्टीप्लाई करने से या माइनस करने से कौन सा नंबर आता है। तो मैंने ये देखे 2 1 2 भी हो जाता है, और 2 माइनस जी इधर आपके पास है जी भी आ जाएगा अकेला। तो यहाँ पे आप लोगों ने जी को ले लिया कॉमन, इस तरफ आपके पास रहेगा जी z - 2 प्लस आपके पास 1 आ गया यहाँ पर कॉमन, एंड z - 2 इज इक्वल टू 0, z - 2 एंड सेकेंड आपके पास है z + 1 इज इक्वल टू 0। सो z - 2 इज इक्वल टू 0 और z + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास जो z है वो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आपके पास 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली ये आप लोगों के आपके पास दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये भी आप लोगों के पास जी की वैल्यू निकल आई है। ये आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास ये सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आप लोगों को एक पोलिनोमियल दिया गया, फिर हमें कहा गया फाइंड द जीरो एस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करना, इसका क्या मतलब है कि जो आप लोगों के पास एच एंड जी आएगा, ये आप लोगों के पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने सबसे पहले तो किसके इक्वल रख लेना है 0 के इक्वल रख लेना है। और एक बात याद रखिए, जब आप लोगों के पास ऐसे की सिचुएशन आ जाती है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना होता है, जस्ट अपने न्यूमिनेटर को सॉल्व करना होता है। डिनोमिनेटर से आपका कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जस्ट आप लोगों ने न्यूमिनेटर को फाइंड आउट करना और अपना क्वेश्चन का आंसर लेकर आना है। सबसे पहले तो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। फैक्टर बना लेते हैं इसके। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी भाई z का स्क्वायर प्लस दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए, और उन्हीं को ऐड कराने से हमारे पास 3 भी आए। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें जी 2z प्लस z, 2 1 2 भी हो जाएगा, 2 + 1 3 भी हो जाएगा, 0 के इक्वल हो गया। इधर से z को हम लोगों ने ले लिया कॉमन, आपके पास रहेगा जी z प्लस 2। इधर भी आप लोगों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, और इधर आपके पास रहेगा z प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, z प्लस 2 को इक्वल कर लेना है 0 के,
और फिर यहाँ पे z +1 को इक्वल कर लेना है 0 के। यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई -2 और दूसरी साइड पे आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई है -1। ये आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट आप लोगों ने डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, जस्ट इसको इस तरीके से सॉल्व करें और अपना आंसर लेकर आए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज न्यूमिनेटर की हैं वो भी पॉइंट में है। फाइंड आउट हमने जस्ट न्यूमिनेटर ही करना है, ये हमारे पास 0 के इक्वल ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है ना ये हमारे पास पॉइंट में है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, किस तरीके से चेंज करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग 0 के इक्वल कर दे z²। अब आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास 0.5, अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिख रहे हो 0.5, तो ये आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा है 1/2 के, तो आप लोगों ने तो लिख लेना है 1/2 z -1/2, ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 2 को डिनोमिनेटर से खत्म कराने के लिए आप लोगों ने इस टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई 2 विथ ईच टर्म, इस टर्म के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है 2 को। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी भाई, 2z का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपके पास है 1/2 है ना, ये 2 आप लोगों के पास इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जब कैंसिल हो गया। -1/2 है, ये भी 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये भी कैंसिल हो गया। सो आप लोगों के पास रिमेनिंग क्या रह गया, 2z का स्क्वायर -1z -1 इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास बेसिकली रह गया है। अब आप लोगों ने इसके फैक्टर बना लेने। सबसे पहले आप लोगों के पास 2z का स्क्वायर एज इट इज आ गया। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 आता हो और उन्हीं 2 को माइनस करवाने से आपके पास 1 भी आता हो। तो 2 1 2 कर लेते हैं, जस्ट -2z, इधर आपके पास प्लस का z हो गया, बिकॉज हम माइनस करवा रहे हैं तो दोनों का साइन चेंज होना चाहिए। ये हम लोगों के पास प्लस z हो गया। अब देखिए जी 2 1 2 हो जाता है, ये हमारे पास 1 एज इट इज आ गया। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लेना है 2z, 2z को कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया z, जिसके पूरा का पूरा कॉमन आ जाए जो टर्म हमारे पास, उसकी जगह आ जाता है 1। इधर हमारे पास 1 कॉमन आ गया, z -1 इज इक्वल टू 0। सो 2z + 1 एंड z -1, ये दो फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं। 2z + 1 एंड z -1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2z + 1 को 0 के इक्वल कर देना है और यहाँ पे हमारे पास z -1 को भी 0 के इक्वल ले आना है। यहाँ पे हमारे पास है z, यहाँ पे आके -1 है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमारे पास -1/2 आ गया और ये जो z है ये इस तरफ आके क्या हो गया, +1 हो गया। आप लोगों के पास जो आपका ये वाला z है ना, इसको आप लोग अगेन पॉइंट की फॉर्म में ले आओ, बिकॉज हमारा जो आंसर था ना वो बेसिकली पॉइंट की फॉर्म में ही था, तो हम लोग जो है ना वो पॉइंट की फॉर्म में ही इसका आंसर लेकर आएंगे। तो पॉइंट की फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा था, 0.5 आ रहा था, तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर 0.5 भी लिख देना है, साइन माइनस के साथ आ जाएगा, -0.5 है और यहाँ पे आप लोगों के पास z 1 के इक्वल ही है। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक पोलिनोमियल दिया गया है a × z वाला, और फिर हमें यहाँ पे क्या गया है कि हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना है इसके होल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टर्म, इसको हम लोगों ने इक्वल कर देना है 0 के, z² -0.3z -0.4 इक्वल्स टू 0। अब जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया ना, वो और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का आंसर आपके पास पॉइंट में आ रहा है। तो अगर आप लोग फैक्टराइज वाला तरीका अपनाना नहीं चाहते हैं या आप लोग फैक्टराइज वाला नहीं करना चाहते, तो आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लोग पॉइंट में सॉल्व करना चाह रहे हो तो आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। अब इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को कुछ लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला गलत यूज करते हैं, कुछ लोग उसको सही तरह यूज नहीं करते हैं, कईयों को वो फार्मूला भूल जाता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये तरीका भी निकाला है, इससे भी आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो आप लोग ये वाला तरीका करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला तरीका कर लें। सबसे पहले आपके पास z² एज इट इज आ गया,
0.3 को आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है 0.3, क्योंकि आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा है 3/10 के, तो इधर हमारे पास आ गया -3/10 माइनस 0.4 को लिखा 0.4, ये हमारे पास किसके इक्वल आया है 2/5 के इक्वल आया है, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं -2/5, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब हम लोगों ने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 10 को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए। तो आप लोग इधर लिख दें मल्टीप्लाई विथ 10, ठीक है। हम लोगों ने 10 के साथ इसको क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10z का स्क्वायर माइनस 3/10 है, मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 2/5 है, मल्टीप्लाई होगा 10 इज इक्वल टू 0। 10 से कैंसिल, 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया 10z का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 2 जा, आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है इसको फैक्टराइज कर लेना है। सबसे पहले तो आपके पास 10z का स्क्वायर एज इट इज आ गया, फिर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सॉरी इधर आप लोगों के पास z भी है, ये आप लोगों के पास z भी आ रहा है। अब आप लोगों ने दो ऐसी टर्म लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या बनता हो 40, बिकॉज आप लोगों ने इस वाले नंबर को अपने फर्स्ट वेरिएबल के कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, ठीक है। 4 10 40 होता है, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आप लोगों को मल्टीप्लाई करने से 40 आता है, और उन्हीं 2 को माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से उन्हीं 2 को माइनस करने की वजह से हमारे पास 40 आना चाहिए, सॉरी 3 आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी टर्म हमारे पास आ रही है, अगर आप लोग देखें जी 40 हमारे पास किसके टेबल में आ रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास 4 के टेबल में आ रहा है, 4 10 40 होता है। लेकिन अगर हम लोग 4 में से 10 में से 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास 8 के टेबल में आ रहा है 40, ठीक है। 5 के टेबल में भी आता है हमारे पास 5 8 जा, तो 5 8 जा अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 40 होता है, 5 में से 8 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास 3 भी आ जाता है। तो इधर हम लोग लिख लेंगे 8z प्लस 5z, माइनस करना इस तरह से मैंने दोनों के साइन को चेंज कर लिया, प्लस 4 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोगों ने क्या करना है 2 और z को कॉमन ले लिया, बिकॉज 10 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 5z और इधर आपके पास रह गया 4। 5z माइनस 4 आप लोगों के पास यहाँ पर रह गया। सेकेंडली यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, एंड 5z माइनस 4 इधर भी आप लोगों के पास आ गया। इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, 5z माइनस 4 इक्वल है 0 के, और 2z प्लस 1 भी इक्वल है 0 के। सो आप लोगों के पास जो z है वो इक्वल होगा, ये 4 इधर जाके प्लस का हो गया 4/5 के, और उसके बाद आप लोग देखें जी यहाँ पे आपके पास जो z है वो इक्वल होगा -1/2 के। जिनको अगर हम लोग दूसरी फॉर्म में लिखें पॉइंट की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 4/5, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है 0.8 के। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 0.8। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है -1/2, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ 1/2 बेसिकली 0.5 के इक्वल होता है, तो z इज इक्वल टू -0.5 आप लोगों के पास सेकेंड वैल्यू निकल आई है z की। ये था आप लोगों के पास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोगों ने एक और चीज करनी है इस क्वेश्चन में, वो क्यों करना है कुछ, बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप लोगों ने बताना है डिटरमाइन इफ दी सिस्टम स्टेबल, डिटरमाइन करना है कि सिस्टम हमारे पास स्टेबल है या नहीं है। सिस्टम स्टेबल हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास हमारी जो टर्म है 0.8 माइनस 0.5 1 से छोटी आएंगी, टर्म हमारे पास 1 से छोटी आएंगी, तो इसका मतलब क्या है दिस सिस्टम इज स्टेबल। ये आप लोगों ने लिख देना है दिस सिस्टम इज, सॉरी ये सिस्टम इज स्टेबल, ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोग चले अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह दिया गया, एक है आप लोगों को पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे भी हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन करना है लोकेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पोल्स एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इधर भी हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम को बताना है और हम लोगों ने इसके पोल्स को भी बताना है, ठीक है जी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इसको भी हम लोग जो है वो
सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अपनी पोलिनोमियल की वैल्यू, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, बिकॉज फैक्टर थ्योरम हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर लेते हैं 0 के, जो कि आपके पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 1.2। अब ये 1.2 आप लोगों के पास किसके इक्वल है, आप लोगों को पता है जब आप लोगों के पास इस तरह की टर्म आ जाती है तो आप लोगों ने 1 और 2 को लिख लेना होता है, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और आगे जितने नंबर उतने 0। ये एक नंबर है तो एक 0 हम लोगों ने इधर लिख लिया। प्लस सिमिलरली इधर आपके पास 35 आ जाएगा, इधर आप लोगों के पास 1 है, 2 0 है, तो इधर आप लोगों के पास कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ये आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन बेसिकली बन रही है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, जहां से 100 को खत्म करवाने के लिए आप लोगों ने इन सब टर्म को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, आप पूरा मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ईच टर्म विथ 100 के साथ आप लोगों ने ईच टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले आप लोगों के पास है जी स्क्वायर, जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल हो जाएगा बाद में, बल्कि आप लोग एक काम करें, आप लोग देखेंगे आप लोगों की जो क्वेश्चन है उसमें कटिंग तो नहीं हो रही। अगर कटिंग हो रही है तो फिर आप लोग इतने बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई ना करवाएं, छोटे नंबर के साथ जब आप लोग उसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो रही है, ये 2 के टेबल में हमारे पास हो रही है 2 5 जा एंड 2 6 जा। उसके बाद ये देखें जी हमारे पास है 35 और ये हमारे पास है 100। तो ये हम लोग 5 के टेबल पे करते हैं, 5 7 जा 35 होता है और 5 20 जा 100 होता है, बिकॉज 2 जा 10 और 0 आप लोगों के पास 7/20। तो हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, बिकॉज हमारे पास जो लार्जर टर्म है डिनोमिनेटर में वो 20 है, तो हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी टर्म को। इधर आप लोगों के पास 20 आ जाएगा, ठीक है जी, ये आप लोगों के पास 20 आ गया जी, ये आप लोगों के पास कैंसर है। इधर आप लोगों के पास सबसे पहले 20 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या वैल्यू थी 6/5, मल्टीप्लाई हम लोगों ने इसको 20 के साथ कराई, इधर आपके पास जी आ गया। फिर सेकंड वाली टर्म हमारे पास क्या थी 7/20 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। ये भी देखें जी 5 1 जा एंड 5 4 जा, इधर आपके पास आ गया 20 जी का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 4 जा हमारे पास क्या होता है, 6 4 जा हमारे पास होता है 24 जी हो गया इधर, प्लस हमारे पास 7 हो गया इज इक्वल टू 0। आप लोग चाहे तो आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इस अकॉर्डिंग कर रही हूँ बिकॉज ये तरीका मेरे लिए जो है वो बच्चों के लिए भी आसान होगा। मुझे लगता है कि ये तरीका आसान है, इस वजह से मैं ये तरीका आप लोगों को करवा रही हूँ। अब आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास है 20 जी का स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास है 20 जी का स्क्वायर। अब 7 को 20 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 140। अब आप लोगों ने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से आपके पास क्या आता हो 140, और उन्हीं 2 को ऐड कराने से आपके पास 24 भी आता हो। तो सिंपल सी बात है, 14 10 जा कितना होता है 140। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 14 जी प्लस 10 जी प्लस हमारे पास 7 ऐसे आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 140 भी आ जाता है और फिर इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 24 भी आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 2z कॉमन आ जाएगा, बिकॉज 20 भी 2 के रेट में आता है और 14 भी आता है। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 10z रह गया, इधर आप लोगों के पास 7 रह गया, ठीक है, z आपके पास ऑलरेडी बाहर है और 2 7 14 होता है, 7 रह गया, प्लस 1 है, इधर आप लोगों के पास 10z प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है 2z प्लस 1 को इक्वल कर लेना है 0 के, और फिर आप लोगों ने 10z प्लस 7 को इक्वल कर लेना है 0 के। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास यहाँ पर z इसी साइड पे आ जाएगा, ये 1 दूसरी तरफ जाके माइनस है और ये 1/2 हो गया। ये आप लोगों के पास आपकी टर्म आ गई z की एक। सेकेंड आप लोगों के पास z इसी साइड पे रहेगा, ये आपके पास -7/10 हो गया, ये -7/10 हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक ये वैल्यू आप लोगों के पास आई है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको पॉइंट्स में लिख लें। ये तो आप लोगों के पास 0.5 के इक्वल आएगा, इसको तो हम लोगों ने पहले भी फाइंड आउट किया, तो ये मेरा आइडिया है -0.5 हो गया। उसके बाद ये वाला z हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 7/10,
0.7 है, माइनस का साइन साथ आ जाएगा 0.7। अब ये भी आप लोगों के पास 1 से छोटा आ रहा है और ये भी आप लोगों के पास 1 से छोटा आ रहा है, दोनों टर्म। इधर हम लोग लिख लेंगे सो बोथ, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास हमारे दोनों पोल्स जो आपके पास हमें दिए गए, एक ये पोल है और एक ये पोल है, दोनों पोल हमारे पास सर्कल के इनसाइड है यानी 1 से छोटे आ रहे हैं, तो हमारे पास यूनिट स्टेबल है। तो हम लोग इधर लिख लेंगे सो बोथ पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल। सो द यूनिट इज, जो यूनिट आप लोगों के पास आ रहा है इज स्टेबल। आपके पास यूनिट आपका क्या है, स्टेबल है। ये थी आप लोगों के पास आप लोगों की एक्सरसाइज 9.2 जो कि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है एक ही लेक्चर में, बिकॉज ये आपके पास बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा छोटी एक्सरसाइज थी। 9.1 भी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा आसान एक्सरसाइज थी। अब आप लोग इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ना वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आपका 10 वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ज्योमेट्रिक, जो आपके पास जिसमें आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं 10 वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे अभी आप लोग ये देखेंगे आपका जो 9 वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग एक दो डेफिनेशन है उसको भी आप लोग मार्क कर लें। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल और डिग्री की मार्क कराई थी, फिर रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों के पास आ जाता है, उसके बाद आप लोगों के पास फैक्टर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों के पास आ जाती है, आउटलाइन ऑफ द मेथड, ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी रिग्रेशन एनालिसिस आप लोगों के पास आ जाता है, पोलिनोमियल रिग्रेशन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास है पोलिनोमियल रिग्रेशन की ये डेफिनेशन है, इनको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों के पास है डीएसपी की डेफिनेशन है हमारे पास, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ये इतनी सी डेफिनेशन आप लोगों के पास। और आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि डीएसपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने इसमें बताना कि डीएसपी की फुल फॉर्म आप लोगों के पास क्या है। उसके बाद नीचे आप लोगों के पास स्टेबिलिटी की भी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप लोग इसको भी मार्क कर लें। आप लोगों के पास डिलोकेशन से लेके यहाँ पे यहाँ तक है। इसमें आप लोगों को बेसिकली बताया गया है कि जो स्टेबिलिटी है ना वो क्या होता है, कि जो आप लोगों के पास आपका पोल है वो आपके पास 1 से छोटा आना चाहिए। जो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में किया है कि हम लोग अपने पोल को 1 से छोटा लेकर आए हैं ताकि हमारे पास जो हमारा यूनिट है वो स्टेबल आ जाए। और अगर ये हमारे पास 1 से छोटा ना आता तो इधर हम लोग लिख देते कि हमारा जो यूनिट है वो स्टेबल नहीं है। सो ये हमारे पास स्टेबिलिटी होती है बेसिकली कि आप लोगों के पास जो आपका आंसर है वो 1 से छोटा आना चाहिए। सो हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।